पुतिन जिस योजना के लिए बेताब थे वह उनकी आंखों के सामने बिखर रही है। देखिए, पूरी बातचीत तो बस एक दिखावा थी। रूस शांति नहीं, यूक्रेन के आत्मसमर्पण की उम्मीद कर रहा था, इसलिए शुरुआती 28 बिंदुओं की योजना बनाई गई थी। अब हमारे पास नया 19 बिंदुओं का ढांचा है जिसे पुतिन पहले ही खारिज कर चुके हैं, जबकि उन्होंने इसे देखा भी नहीं। यह साबित करता है कि उनका मकसद शांति नहीं, समर्पण था। यह कूटनीतिक विफलता राजनीतिक हताशा में जड़ें रखती है। पुतिन जानते हैं कि यह युद्ध उनके शासन के अंत का कारण बन रहा है। अपनी सरकार को बचाने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक को सोना बेचना पड़ रहा है, जो इस युद्ध में उन्होंने अब तक कभी नहीं किया था। वे ऐसा सिर्फ पुतिन के 3 दिन के विशेष सैन्य अभियान को फंड करने के लिए कर रहे हैं। यह वित्तीय मौत का चक्रव्यूह है जो दिखाता है कि पुतिन के पास लड़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, पर वे राजनीतिक रूप से हार नहीं मान सकते। रूस सिर्फ एक तरह की शांति चाहता है और वे इसके बारे में बहुत खुले हैं। खुद ही सुन लीजिए। रूस नाखुश है क्योंकि पुतिन के प्यादे किरिल दिमित्रियेव्स ने अपनी इच्छाओं की सूची सौंप दी थी। 28 बिंदुओं वाली शांति योजना। वे उम्मीद कर रहे थे कि यूक्रेन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा या फिर उसे अमेरिका का समर्थन खोना पड़ेगा। लेकिन पुतिन के लिए दुर्भाग्य से चीजें उनकी सोच के अनुसार नहीं हो रही। देखिए, अब हमारे पास एक नया प्लान है और यह प्लान यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की स्विट्जरलैंड में हुई बैठक का नतीजा है। हमारे पास इस प्लान के सटीक बिंदु नहीं हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी है। इस प्लान में 28 की जगह सिर्फ 19 बिंदु हैं। और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, जो वार्ता के दौरान उनके कमरे में मौजूद था, यह नया मसौदा शांति योजना के पहले लीक हुए संस्करण से बहुत कम मेल खाता है। मूल संस्करणों की बहुत कम चीजें अब भी इसमें हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन कई मुद्दों पर सहमत हैं और जिन कुछ पर असहमति है उन पर यूक्रेन ने समझौता किया है। अब बड़े मुद्दे जैसे सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय रियायतें अभी तय किए जाने बाकी हैं। फैसला राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की आमने सामने मिलकर करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें पता है कि यूक्रेन ने अपनी सेना की संख्या पर एक सीमा तय करने के लिए सहमति दे दी है। यह वो 60,000 सैनिक नहीं है जिसकी रूस को उम्मीद थी, लेकिन यूक्रेन ने 80,000 लोगों पर सहमति जताई है। मेरी राय में यह बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़ी बात है वो यह है कि यूक्रेन ने वह आम माफी हटा दी है जिसकी पुतिन को उम्मीद थी, जो रूसी पक्ष के सभी युद्ध अपराधियों के लिए थी। उस मूल बिंदु की जगह अब संशोधित बिंदु यह कहता है कि इस युद्ध में जिसे भी अन्याय हुआ है उसे न्याय मिलेगा। और सोचिए क्या, यूक्रेन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अब गेंद रूस के पाले में है। यहीं से पुतिन की समस्याएं शुरू होती हैं। पुतिन चाहते थे कि दुनिया माने यूक्रेन ही शांति नहीं चाहता। अब सब देख सकते हैं कि रूस ने ही युद्ध शुरू किया और वही इसे जारी रखना चाहता है। असल युद्ध भड़काने वाले और युद्ध अपराधी क्रेमलिन के अंदर बैठे हैं। और सोचिए क्या, रूसी विदेश मंत्री पहले ही मेरे सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं। वो फिर से वापस आ गए हैं और इस बार वो अपना पुराना संदेश दोहरा रहे हैं। रूस ने युद्ध शुरू नहीं किया और वह बिना अपनी मांगे माने किसी शांति समझौते को नहीं मानेगा। सुनिए, पश्चिम ने हमारे खिलाफ जो युद्ध यूक्रेन के जरिए छेड़ा है, उसने हमारे लोगों को एकजुट कर दिया है और हमें उन लोगों से छुटकारा पाने का मौका दिया है जो अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं थे। हमारे पास अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ संवाद के चैनल हैं और हमने उन चैनलों का इस्तेमाल किया है। तो हम उस संस्करण का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे वे यूरोपीय यूक्रेन के साथ समन्वय के लिए आधार मानते हैं। और अगर उस समझौते से एंकोरेज की भावना और शब्द हटा दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से स्थिति अलग होगी। अब तक हमें कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं मिला है। तो सवाल है कि रूस इस योजना को पहले ही क्यों नकार रहा है। खैर, इसे समझने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों में हुई हर चीज के समय को देखना होगा। याद रखिए, यह मूल 28 बिंदुओं वाली योजना पिछले शुक्रवार को लीक हुई थी। हम जानते हैं कि इसे पुतिन के छोटे चपरासी किरिल दिमित्रियेव ने लीक किया था। उसी दिन इसे क्यों लीक किया गया? अगर हम रूसी आर्थिक आंकड़े देखें तो जवाब मिल सकता है।
हमें पता है कि रूसी अर्थव्यवस्था पर और प्रतिबंध लगने वाले थे। अमेरिकी सीनेट 500% प्रतिबंध विधेयक पारित करने की योजना बना रही थी, जिससे रूस के सहयोगी चीन, भारत, तुर्की और शायद ब्राजील प्रभावित होते। मूल रूप से जो भी देश रूसी तेल खरीदकर या रूस को उत्पाद बेचकर रूसी युद्ध मशीन का समर्थन कर रहे थे, उन सभी देशों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और यह ऐसी चीज थी जिसे पुतिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखिए, इस साल ही क्या हो चुका है। रूस बहुत ही नाजुक स्थिति में है। पुतिन की आक्रामक रणनीति में रोज लगभग 1000 लोग मारे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर वे इसे 1 साल और जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अलोकप्रिय लामबंदी करनी होगी। और जैसे यह काफी बुरा नहीं था, यूक्रेन का रूस के अंदर हमला अभियान क्रेमलिन के लिए शर्मनाक है और रूस के ऊर्जा निर्यात को भी प्रभावित कर रहा है। हम इन हमलों का असर देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ रूसी जीडीपी वृद्धि देखें तो इस साल यह 1% से भी कम है। पुतिन ने रक्षा कारखानों को फंड करने के लिए पैसे छापने शुरू कर दिए हैं। फिर अक्टूबर में हमारे पास सबसे बड़ी खबर आई। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए। यह पुतिन के खाते के लिए बड़ा झटका था, जिसे रूसी केंद्रीय बैंक की गतिविधियों से समझा जा सकता है। उन्होंने अभी अभी भौतिक सोना बेचना शुरू किया है, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं किया था। 2022 के बाद से एक बार भी नहीं किया था। और वे अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पुतिन के 3 दिन के विशेष सैन्य अभियान के लिए फंड की जरूरत है। इस सब की परेशानी आखिरकार पुतिन की सरकार को कमजोर कर देगी। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। क्रेमलिन अधिकारी यह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। हमने अपने चैनल पर कवर किया है। रूस ने यूक्रेन को जल्दी आत्मसमर्पण कराने के लिए 28 सूत्रीय शांति योजना लीक की। वे उम्मीद कर रहे थे कि या तो यूक्रेन इसे स्वीकार कर ले और यही अच्छी खबर होगी, और अगर यूक्रेन इसे स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका यूक्रेन से अपना समर्थन वापस ले लेगा। लेकिन अब हमें पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। और फिर भी पुतिन बातचीत में रुचि नहीं रखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था की समस्याओं और सैन्य हताहतों के बावजूद पुतिन यूक्रेन की आत्मसमर्पण के बिना युद्ध नहीं रोक सकते। उन्होंने यूक्रेन और कीव पर कब्जा व नाटो को रोकने के लिए यह सैन्य अभियान शुरू किया था। उन्होंने इनमें से कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन इस दौरान 10 लाख से ज्यादा हताहतों का सामना किया। रूसी अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों की वजह से रूसी धनकुबेरों ने अरबों, शायद सैकड़ों अरब डॉलर गंवाए हैं। इसका मतलब है कि अगर पुतिन अब रुकते हैं तो उन्हें रूसी जनता और रूसी धनकुबेरों को जवाब देना होगा। और सोचिए क्या, उनके पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। ये सब निश्चित रूप से बुरा है, लेकिन चलिए ये न भूलें कि पुतिन ने अपनी सेना की कतारें कैसे भरी हैं। उन्होंने पेशेवर अपराधियों का इस्तेमाल किया है। देखिए, क्योंकि रूस को मोर्चे पर जो हताहत झेलने पड़ रहे थे, उसी वजह से ऐसा हुआ। पुतिन फिर से जबरन भर्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2022 में क्या हुआ देखा था। उन्होंने गरीब रूसी नागरिकों को, जिनके पास कमाई का और कोई तरीका नहीं था, बड़े बोनस देने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने रूस की मौजूदगी भी हटा दी। इसका मतलब है कि अगर आप रूस के अंदर एक अपराधी हैं, चाहे आप हत्यारे हों, सीरियल किलर हों या सिर्फ एक गैंगस्टर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रूसी सेना से अनुबंध करते हैं और मोर्चे पर 6 महीने जिंदा रहते हैं, तो आप पुतिन के रूस में जितना संभव हो आजाद माने जाते हैं। लेकिन एक समस्या है जिसे पुतिन भूल गए। पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। सोचिए, ये अपराधी मोर्चे से लौटकर रूसी समाज में घुलने की कोशिश में क्या करते हैं। वे और अपराध कर रहे हैं, कभी कभी हत्या भी कर रहे हैं। यह अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य है। पूरे रूस में पहले ही हजारों मामले दर्ज हो चुके हैं जहां पुतिन के सैनिक अपराध कर रहे हैं। अब सोचिए, पुतिन की 10 लाख से ज्यादा सेना वापस लौट रही है। अगर वह शांति समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो यह रूसी समाज के लिए अच्छा नहीं होगा और पुतिन को इसका सामना करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वह यह युद्ध अभी रोके या 1 साल बाद। तो यही एक बहुत अच्छा कारण है कि पुतिन यूक्रेनी आत्मसमर्पण के बिना युद्ध को रोकना नहीं चाहते। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं और हमें जल्द ही शांति मिले, हालांकि इसकी संभावना कम है। अभी के लिए शांति वार्ताएं अभी भी जारी हैं और यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप अगले कदम को समझा रहे हैं। वे बातचीत जारी रखेंगे। वे अब रूस से बात कर रहे हैं। मुझे लगता
वह बुरी खबर सीधे पुतिन को भी भेजता है। मूल 28 बिंदु योजना असल में कोई योजना थी ही नहीं। ट्रंप के अनुसार वह सिर्फ एक रोड मैप था। यूरोप वाकई चाहता है कि यह खत्म हो। क्या आपको याद है रिपब्लिकन जिन्होंने महसूस किया था कि 28 बिंदु योजना की पहली बात रूस के पक्ष में थी और यूनाइटेड किंगडम? खैर, वो तो बस एक नक्शा था। नहीं, वो नक्शा नहीं था, वो कोई योजना नहीं थी, वो एक विचार था। वहाँ से वे हर बिंदु लेते हैं और 22 बिंदुओं तक पहुँच जाते हैं। कई लोगों ने देखा है और वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से देखा। तो देखते हैं क्या होता है। क्या आपको लगता है रूस से यूक्रेन को ज़्यादा ज़मीन लौटाने को कहा गया? मुझे पता है आपने कभी कहा था कि वे कुछ वापस देने की जरूरत नहीं। देखिए, जैसा चल रहा है, अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है। तो आखिरकार वो ज़मीन है और अगले कुछ महीनों में वो रूस के पास वैसे भी जा सकती है। तो क्या आप लड़ना चाहते हैं और 50-60 हज़ार और लोग खोना चाहते हैं, या आप अभी कुछ करना चाहते हैं? कुछ मामलों में ज़मीन दूसरी ओर जा रही है। वे इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीमा रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सीमा नहीं हो सकती जो हाईवे या किसी शहर के बीच से गुजरे। वो काम नहीं करता। ये एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। शुरू में बहुत दुखद था क्योंकि कई लोग मारे जा रहे थे। अब पिछले कुछ हफ्तों में हमारे कुछ वीडियो डिमोनेटाइज और रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। शायद इसलिए क्योंकि YouTube को हमारे द्वारा दिखाए गए यूक्रेनी फ्रंटलाइन के कुछ क्लिप्स पसंद नहीं आए। YouTube युद्ध से जुड़े क्लिप्स को विज्ञापनदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं मानता, इसलिए वे वीडियो को बस रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी कारण हमने बेसिक्स इनसाइडर नाम से खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिस पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर की बिना सेंसर कवरेज दे सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें ऐसी चीजों में दिलचस्पी है, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं, तो जरूर जाएं। हमारी वेबसाइट basicsinsider.com पर जाकर देखें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप बहुत सारा ऐसा कंटेंट देख पाएंगे जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा आप हमारे चैनल और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।